Hello everyone. In this video today we discuss about the biotechnology unit. It is unit 9 from the NCERT book of class 12th, and this unit consists of two chapters, that is chapter number 11 is biotechnology principles and processes, and chapter 12 that is biotechnology and its applications. Okay. इस वीडियो के पार्ट 1 में हम चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन नेक्स्ट पार्ट जो सेकंड होगा उसमें हम इनके टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 11 के. सो बिफोर वी स्टार्टिंग अ चैप्टर वी नो अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी. व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जो हम क्या कर सकते हैं, इनमें हम किसी भी लिविंग सेल का या किसी भी माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया वगैरह का यूज़ करेंगे. और कहाँ यूज़ करेंगे? इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होगा या फिर हमारे साइंटिफिक प्रोसेस के लिए यूज़ होगा. अब बात आती है कि इंडस्ट्रीज़ में क्यों यूज़ होगा. तो हम लिविंग ऑर्गेनिक बैक्टीरिया को हम यूज़ करें तो हम इंडस्ट्री में इसलिए यूज़ करेंगे, उन माइक्रोब की हेल्प से हम नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, वैक्सीन्स बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं या फिर कोई भी एंजाइम बना सकते हैं. ओके, एंड साथ साथ ये हमारे साइंटिफिक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो साइंटिस्ट कुछ भी हमारा अप्लाई करते हैं, कोई भी नया वैक्सीनेशंस करते हैं या कोई भी वैक्सीन एंटीबायोटिक वगैरह बनाते हैं, तो साइंटिस्ट अपनी टेक्निक को यहाँ पर यूज़ करके इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहला आता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी ये टर्म किसने दी थी. तो ये टेक्नोलॉजी वॉज गिवन बाय द कार्ल इराक इन 1919. तो ये बायोटेक्नोलॉजी को इन्होंने यहाँ पर क्या कहता है, डेवलपमेंट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी को, इसकी स्टडी करने के लिए इसको दो फेजेस में डिवाइड किया. फर्स्ट आपका आता है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी. ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी को हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, और दूसरा आता है आपका मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. तो यहाँ अब आप जब एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर सेकेंड पेज जो होगा आपका पेज नंबर जो है आपका 192 में आपको यहाँ पर हर्बर्ट बोयर जो है इनका 1936 में इन्होंने बॉर्न किया था, इनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है. तो 1966 में जो बॉयर थे इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से यहाँ पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसरशिप को कंप्लीट किया था. देन उसके बाद इन्होंने 1969 में आपका यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बनाया था, और वो कहाँ किस पे अप्लाई करके देखा था इन्होंने, ई कोलाई जो एक बैक्टीरिया है उस पर. एंड देन इसीलिए ई कोलाई का वहाँ उन्होंने यूज़ किया था बिकॉज ई कोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करता है. ओके, तो बोयर ने ऑब्जर्व किया था कि जो ये एंजाइम इस तरीके के जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये एंजाइम्स क्या करते हैं आपके, ये एंजाइम्स आपके इनके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो इन्होंने यह क्या करा था, जो एंजाइम की हेल्प से इन्होंने डीएनए को कट किया अपने एक पर्टिकुलर फैशन के अकॉर्डिंग, एंड उन डीएनए को जो कटिंग एंड थी उसको हम इन्होंने यहाँ पे स्टिकी एंड नाम दिया. स्टिकी एंड के हेल्प से इन्होंने फिर क्या किया, जो हमारा दूसरा डीएनए था उसके साथ स्टिक करके इन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस को स्टार्ट किया. तो ये जो टेक्निक है जो बोयर ने ई कोलाई का यूज़ किया, कैसे कैसे टेक्निक को यूज़ किया, हम इस चैप्टर में इसी को डिस्कस करेंगे आगे. बट मैं थोड़ा इंट्रो दे रही थी इसलिए. तो बोयर के साथ साथ हमारा उसके बाद आपका दूसरा साइंटिस्ट आता है आपके स्टेनले कोहेन. तो स्टेनले कोहेन क्या होते हैं, आपके स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट थे. तो उन्होंने भी क्या करा था, आपके डीएनए उन्होंने प्लाज्मिड का यूज़ किया था. तो दोनों साइंटिस्ट ने मिलके अपना कंबाइंड सेगमेंट डीएनए की डिज़ायरेबल कैरेक्टर के साथ इन्होंने फॉर्म्ड किया था. तो अब आता है कि जो चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल है, तो इस चैप्टर के अंदर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारा क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या यूज़ करेंगे आपके यहाँ पर, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टडी प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे, देन टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, देन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो पार्ट 1 में हम केवल प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे. सो नाउ लुक एट दिस. तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी डिफरेंट टेक्निक्स का हम यहाँ यूज़ करते हैं, जिससे कि हम जो इम्पोर्टेंट किसी ऑर्गेनिम्स के अंदर एंजाइम है उस एंजाइम की हेल्पफुल से हम ज़्यादा अमाउंट में उन प्रोडक्ट्स का यूज़ करें, जो कि आगे आने वाली जो जनरेशन है या ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए यूज़फुल हो.
तो अब आता है कि जो हमने यहाँ फेसेस पढ़े, यहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी के लिए हम दो फेसेस में हमने डिवाइड किया है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी को ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, आपकी नेचुरल कैपेबिलिटी, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिम नेचुरली ही अपने अंदर ऐसे जीन्स को कैरी करके लाए हैं कि वो खुद ही इस तरीके के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे हैं आपके जो ट्रेडिशनली हम पुराने समय से हम यूज़ करते आते हैं, लाइक यूज़ ऑफ कर्ड है, विनेगर हो गया आपका, वाइन, बियर, अल्कोहलिक जितने भी बीवरेजेस हैं, हम यहाँ पर डिफरेंट टेक्नोलॉजी की जो ओल्ड टेक्नोलॉजी उसकी हेल्प से ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर खुद ही नेचुरल ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो इस तरीके के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यहाँ पर कैपेबल है। ओके, सो अब इसके बाद आता है कि सेकेंड आपका आता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को हम कैसे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इट इंक्लूड द प्रोसेस विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में, ऐसा मॉडिफाई ऑर्गेनिम्स के जीन्स को यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट हम पुराने समय पे बनाते आ रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को लार्ज क्वांटिटी में बना सकें। तो लार्ज क्वांटिटी में हमें बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसका यूज़ करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे, जिन्हें हम शॉर्ट में GMO भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के आके अंदर आपकी बहुत सारी टेक्निक्स आती है जिसके अंदर हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन के स्टडी करेंगे। इन वीवो मीन्स क्या होता है, इन वीवो मीन्स वो टेक्निक जो हम लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो इन वीवो टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे, इन वीवो टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा आता है एग्जाम्पल लाइक फर्टिलाइजेशन डिजीज़, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के अंदर हमारे कौन कौन से, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम हो गए हैं, इनका यूज़ करेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के साथ साथ जीन्स को सिंथेसाइज करना और डिफरेंट डिफरेंट जीन्स का यूज़ करना। साथ साथ हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी DNA वैक्सीन को बना सकते हैं। ऐसा वैक्सीन बनाएंगे और साथ साथ कोई अगर माना कि कोई डिफेक्टिव जीन है तो उस डिफेक्टिव जीन को हम करेक्ट भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके बाद आता है कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB। तो EFB जो मॉडर्न फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी थी, उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन प्रोवाइड की। उन्होंने ये बोला कि अगर ट्रेडिशनल व्यू और आपके मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दोनों को आपस में इंक्लूड किया जाए, तो दोनों ही अगर ट्रेडिशनल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को कवर करें तो उनके अकॉर्डिंग उनकी डेफिनेशन क्या थी। तो उन्होंने डेफिनेशन बताया था द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस and organisms cell parts thereof and molecular analogues for products and enzyme। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम क्या करेंगे, नेचुरल साइंस है आपकी और हमारी जो मॉडर्न चीज़ें हैं उनमें ऑर्गेनिम को आपस में इंटीग्रेट करके हम उनके सेल्स का यूज़ करके या उनके किसी भी पार्ट का, मॉलिक्यूल्स के पार्ट का यूज़ करके हम उनकी हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाएंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक्सप्लेन करी थी। नाउ फर्स्ट टॉपिक आपका जो है चैप्टर का ये है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के 2 कोर प्रिंसिपल है या 2 टेक्निक है प्रिंसिपल के बेसिस पे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि डेट एनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिन्होंने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को एक तरीके से जन्म दिया था, उसके बेसिस पे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस पे हमने 2 में डिवाइड किया है प्रिंसिपल को। तो फर्स्ट आता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियर एक इस तरीके की है जो इसमें हम टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। उन टेक्निक्स का हम यूज़ करेंगे किस पे, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटीरियल में। अब जेनेटिक मटीरियल होता क्या है, तो जेनेटिक मटीरियल हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा DNA और RNA है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ DNA और RNA को जो भी हमारा है, तो इसमें हम DNA RNA में जो इम्पोर्टेंट हमारे इसमें कैरेक्टर्स जो हमारे DNA कैरी करके आ रहे हैं, हमारे जीन्स जो कैरी करके आ रहे हैं,
उन इम्पॉर्टेंट जीन्स को हम किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद हम उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में चेंजेस को देखेंगे। चेंजेस, कौन से चेंजेस को देखेंगे? उसके फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को। तो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? यहाँ पर कैरेक्टर दो तरीके के होते हैं, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक कैरेक्टर। तो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स आर फिजिकल कैरेक्टर, फिजिकली वो कैसे उनकी कैपेबिलिटी इंक्रीज हुई है। और जीनोटिपिक कैरेक्टर होता है आपके जो कैरेक्टर जो जीन्स हमारे कैरी करते हैं। तो नाउ फर्स्ट आपका जो प्रिंसिपल था वो किसको एक्सप्लेन किया उन्होंने? जेनेटिक इंजीनियरिंग को करा, जिसमें हम क्या करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल को अलर्ट यूज़ करके हम उनका उस इम्पॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल के उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट जीन्स हैं उन जीन्स को लेके हम किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ कंबाइन कर देंगे उसके डीएनए को। देन उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या जो हमने कैरेक्टर, हमने डिजायरेबल कैरेक्टर उसके अंदर इंट्रोड्यूस करे थे, कि क्या उसके आगे वाली जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी मीन्स आगे वाली जो उसकी जनरेशन है उसमें वो कैरेक्टर ऑब्जर्व हुए हैं या नहीं हुए हैं। ओके, नाउ सेकेंड प्रिंसिपल आपका आता है मेंटेनेंस ऑफ स्ट्राइक। यहाँ पर जो है ये सेकेंड प्रिंसिपल आपका क्या है? इसको हम केमिकल इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं। ओके, तो केमिकल इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसमें हम अंदर ये स्टडी करेंगे कि कोई हमारा क्या, हम उन माइक्रोब्स का ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करें, उन माइक्रोब्स को ज़्यादा बनाएंगे कि वो माइक्रोब जो कैसे हैं, एक तरीके स्टेराइल कंडीशन में उन्हें ग्रोथ करेंगे। मतलब कि ऐसे कि वो माइक्रोब जो किसी भी डिजीज़ से ईजिली कॉन्टामिनेटेड ना हो जाए, आपकी किसी बीमारी से उन माइक्रोब्स का उन बीमारी से किसी भी तरीके से कांटेक्ट ना होते, तो उन माइक्रोब्स को हम डिजीज़ से प्रोटेक्ट करके रखेंगे, जिसकी वजह से केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर उन माइक्रोब जो इम्पोर्टेंट माइक्रोब्स हैं उन्हें किसी भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन से हमें बचा के रखना है। देन उनकी ग्रोथ को हमें ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ करना है। क्यों करना है? बिकॉज वो जो माइक्रोब्स हैं उनके हम ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ इसीलिए कर रहे हैं, बिकॉज उनकी ग्रोथ इसलिए इंपॉर्टेंट करें क्योंकि उनके अंदर हमारे डिज़ायरेबल जीन प्रेजेंट हैं। तो क्या करेंगे इसमें केमिकल इंजीनियरिंग, तो डिज़ायर्ड जो माइक्रोब्स हैं या जो डिज़ायर्ड आपके यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ में उनको ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकें। तो प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं यहाँ पर? हमारे जो यहाँ प्रोडक्ट है यहाँ पर एंटीबायोटिक हो गए, आपके वैक्सीन्स हो गए, एंजाइम्स वगैरह हैं, तो इनका यूज़ कर सकते, इन प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा अमाउंट में बना सकते हैं। तो दो क्लियर हो गए पॉइंट। फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियर में हम क्या करेंगे, किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, उसके डीएनए को मैनिपुलेट करके चेंज करके डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाले जीन को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करके उसको एक अच्छा डीएनए, अच्छे जीन्स का कैरी करने वाला एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर देंगे, जिसे जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं। दूसरा कि इस तरीके के माइक्रोब जो इस तरीके के इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को बनाता है, तो हम उस केमिकल इंजीनियरिंग के या बायो प्रोसेस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, इस तरीके के माइक्रोब्स को हम क्या करेंगे, ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ कराएंगे, जिससे कि हम उनकी हेल्प से ज़्यादा क्वांटिटी में किसी भी प्रोडक्ट को या एंजाइम को ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर सकें। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम्स। तो एंटीबायोटिक आपको पता है सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी फर्स्ट एंटीबायोटिक, और सबसे पहले एंटीबायोटिक जो बनी थी उसका नाम था पेनिसिलिन। ओके, सो नाउ सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पर आता है लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आपका क्या है, हम जो मेन जेनेटिक इंजीनियर उसका क्या प्रिंसिपल उसको एग्जैक्टली हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि जो अगर मैं बात करूं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपकी एडवांटेज को शो करता है एसेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के अंदर, बिकॉज तो यहाँ पर क्या होता है, आपके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है उसको एग्जैक्ट सेम का सेम प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे अमीबा है तो वो डिवाइड करके अपने जो ऑफस्प्रिंग बनाएगा, तो अमीबा का जो जेनेटिक मटीरियल वो पेरेंट बॉडी खुद को डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाएगी। तो जो जेनेटिक मटीरियल सेम आप उसके पेरेंट के अंदर था, तो वही जेनेटिक मटेरियल उसके डॉटर सेल्स के अंदर भी सेम प्रेजेंट होगा। तो इन्होंने यूनिक कॉम्बिनेशन बताया कि अगर एसेक्सुअल की बात करती हूँ तो उसमें सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाती है, बल्कि अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपके वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशन भी इम्पॉर्टेंट हैं।
जो आप 10th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम इजीली एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस जो हमारे प्लांट्स और एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम में जो यूज़ किए जाते हैं पुराने समय से, तो वहाँ पर हम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम इन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे क्या, जो हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं। ओके, तो जो हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर हैं उनको हम क्या करें, ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ करें। और साथ साथ क्या होता है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में, अगर हम कोई भी ब्रीडिंग वगैरह करते हैं तो साथ साथ अनडिज़ायरेबल जीन भी हमारे कैरी होके आ जाते हैं, जो हम चाहते नहीं कि वो जीन्स हमारे कैरी होके आए, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग इसीलिए यहाँ पर इन्होंने यूज़ की है कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाएं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए हमें क्या होगा, डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाला होस्ट चाहिए। और होस्ट क्या मतलब, जिसे हमें इम्प्रूव करना है वो। और साथ साथ हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिज़ायरेबल जीन के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा अमाउंट में बना सकते हैं। तो इसके बाद अब आता है कि क्या वेक्टर होता है, क्या, ये सब आप अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले आता है कि टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हमारे 3 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ कर, तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। उसके बाद उनकी जीन क्लोनिंग करेंगे। जीन क्लोनिंग का मतलब है उसके जो जीन्स है उसके नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनाएंगे। क्लोनिंग का मतलब होता है कॉपीज़ का बनाना, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को फॉर्म करना। देन जो हमने क्लोनिंग करके नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बना लिए, अब उन जीन्स को किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हमारे ये 3 स्टेप्स हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लिमिटेशन आ गई कि केवल हम क्या करेंगे, केवल डिज़ायरेबल जीन्स को, जेनेटिक ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था, हमारे अनडिज़ायरेबल डिज़ायरेबल जीन दोनों ही ट्रांसफ़र हो जाते थे। बट जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होगा, हम केवल डिज़ायरेबल जीन को ही आगे ट्रांसफ़र करेंगे, अनडिज़ायरेबल जीन को वहाँ पर इंट्रोड्यूस होने ही नहीं देंगे। ठीक है, किसके अंदर, किसी टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसके अंदर हम डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को इंसर्ट करना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ मैं अगर सिंपल वे में बताऊँ तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम, चलो एक मैं सिंपल वे में एक स्टोरी बताती हूँ, इस चैप्टर का पूरा मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स ही बता देती हूँ। माना कि एक कोई ऑर्गेनिज्म है, एक ह्यूमन बीइंग है, जिसके अंदर एक बहुत अच्छा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन आप सबको पता है, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करेगा, अब मैं चाहती हूँ कि उसके ह्यूमन बीइंग का जो डीएनए होगा मैं उसको सेलेक्ट करूँगी। उसके डीएनए में हम ये सेलेक्ट करेंगे डीएनए के कौन सा सीक्वेंस है जहाँ पर उसका डीएनए इंसुलिन का ये जीन कैरी कर रहा है, इस इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को। जीन क्या कैरी करते हैं, हमारे डिफरेंट कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। तो मैं उसके डीएनए में, हम जो डॉक्टर्स होंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, वो क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी के यूज़ करके जो डीएनए है उसमें हम देखेंगे कौन सा जीन है जो ह्यूमन इंसुलिन को कैरी कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये ह्यूमन इंसुलिन जो इस ह्यूमन बीइंग के अंदर है, इस इंसुलिन के हेल्प से उस इंसुलिन में इस तरीके के एंजाइम है कि हम क्या कर सकते हैं, उस एंजाइम की हेल्प से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। उस ह्यूमन इंसुलिन के काफ़ी प्रोडक्ट बना के और लोगों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बना के। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने ह्यूमन बीइंग का यहाँ पर डीएनए जो लिया है, उसके हमने जीन्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया तो अब मैं क्या कर चाहती हूँ, उसके प्रोडक्ट बनाऊँ। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं ह्यूमन इंसुलिन लिया है, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि वो इन प्रोडक्ट्स की नंबर ऑफ़ कॉपीज़ विद इन 1 और 2 डेज़ में फटाफट से बना दें। तो यहाँ पर जो हम इस तरीके की टेक्निक के लिए यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एक वेक्टर यूज़ करेंगे। वेक्टर कौन होगा कि वो क्या करेगा आपका, हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए को लेंगे और साथ साथ उस वेक्टर के डीएनए को लेंगे। अब यहाँ हमने वेक्टर ऐसा चूज़ किया है जो मेरा ये काम फटाफट चुटकियों में पूरा कर दे। तो ऐसा वेक्टर हम कौन सा लेंगे, यहाँ पर हमने फर्स्ट जो वेक्टर लिया था, हमारे इन्होंने सबसे पहला लिया था प्लाज्मिड लिया था वेक्टर।
ओके, तो वो मैं अभी आगे फर्दर बताऊंगी कि प्लाज्मिड है क्या एग्जैक्ट में। तो हमने क्या किया, एक ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन इंसुलिन वाला डीएनए को सेलेक्ट कर लिया और दूसरा मैंने किसका ले लिया, एक डीएनए वेक्टर का ले लिया। तो दोनों के डीएनए को मैंने कंबाइन करके एक ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया कि दोनों के कैरेक्टर इसमें सेम आ गए। तो मैंने डीएनए को कंबाइन कर दिया। यहाँ पर मैंने ये जो मैंने फॉरेन जीन लिया है, फॉरेन जीन बोल सकती हूँ या फॉरेन ऑर्गेनिज बोल सकती हूँ या एजेंट बोल सकती हूँ। तो फॉरेन जीन मैंने इसीलिए कि इसमें ऐसा जीन है कि क्या करता है, उसके ह्यूमन इंसुलिन इतना अच्छा है कि उसके मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाना चाहती हूँ। तो मैंने प्रोडक्ट बनाने का, अब ह्यूमन इंसुलिन है, ह्यूमन क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, धीरे धीरे करेगा, इतना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ विदिन 2 डेज़ में ये प्रोडक्ट्स को बनाऊँ ज़्यादा अमाउंट में और आगे उसको प्रोडक्ट्स को मार्केट में सप्लाई कर दूँ लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए। तो मैं ऐसा वेक्टर को चूज़ करूँगी कि वो मेरा ये काम फटाफट कर दे। तो मैं यहाँ पर ऐसा वेक्टर यूज़ करूँगी। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, प्लाज्मिड वेक्टर को यूज़ किया। तो प्लाज्मिड वेक्टर ऐसा वेक्टर है कि वो 20 मिनट्स में रिप्रोड्यूस करेगा और सेवरल नंबर ऑफ कॉपीज़ को प्रोड्यूस करेगा कि मेरा 20 मिनट में वो इतने ज़्यादा ह्यूमन इंसुलिन के प्रोडक्ट बना देगा कि मैं ईजिली उसको मार्केट में 2-3 दिन बाद ईजिली सप्लाई कर सकती हूँ लोगों की वेलफेयर के लिए, इम्पॉर्टेंट के लिए, वो कि ह्यूमन इंसुलिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो दोनों के डीएनए को मैं कंबाइन करके जो यहाँ डीएनए बनाऊँगी, तो मतलब क्या है, ये डीएनए मेरा था, ये जल्दी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा डिज़ायरेबल जो क्या था वेक्टर था उसको ले लिया। वेक्टर को हमने यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि वो मेरा ये काम फटाफट कर देगा। तो दोनों के डीएनए को मैंने कंबाइन करके एक डीएनए बनाया है। दैट डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो मैंने फॉर्म कर दिया यहाँ पर, तो ये इस चैप्टर के अंदर हमें पूरा पढ़ना है। अब कैसे मैंने डीएनए को, फॉरेन जीन के डीएनए को कट किया, कैसे मैंने वेक्टर डीएनए के अंदर डाला, कैसे इंसर्ट करा, कैसे इंट्रोड्यूस करा, देन कैसे उस डीएनए ने हमने किसी बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को देखा कि क्या वो बैक्टीरिया किसी भी बैक्टीरिया के अंदर अप्लाई करके देखा तो वो ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यहाँ पर स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में पूरे में हमें यही स्टडी करना है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो हम एलियन डीएनए जो लेते हैं, तो एलियन डीएनए को लेने से पहले हम क्या करेंगे, उसका डीएनए को सेलेक्ट करने के लिए वहाँ पर ऐसे डीएनए के स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करेंगे जो आपका इजीली कॉपी कर सकता है। माना कि मैंने कोई ह्यूमन डीएनए लिया, तो मैंने इस डीएनए को इतना सेलेक्ट किया है, यहाँ मैंने देखा कि इस डीएनए में क्या है, आपका ह्यूमन इंसुलिन प्रेजेंट है। तो मैंने इतना ही डीएनए उसका कट कर लिया और उस डीएनए को कट करने के बाद मैंने देखा क्या जो डीएनए क्रोमोसोम का डीएनए का सीक्वेंस है, तो यह क्या ये नंबर ऑफ कॉपीज़ बना सकता है। तो जितना मैंने जो सीक्वेंस वहाँ पर कट किया था वो क्या कहलाएगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहलाएगा, जिसे हम ओआरआई भी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करके नंबर ऑफ कॉपीज़ को बनाने के लिए कैपेबल होगा। ओके, तो ये जो मैं इस तरीके का डीएनए का जो पूरा सीक्वेंस यहाँ पर सेलेक्ट करूँगी, तो सेलेक्ट करने के लिए ये जो इस तरीका, ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को कट करूँगी जहाँ पर वो जीन हमारे कैरी हो रहे होंगे जो मुझे डिज़ायरेबल जीन्स चाहिए। ये नहीं कि मैं किसी भी डीएनए को कट करा और मुझे ले लिया डीएनए, नो, हमें डिज़ायरेबल जीन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसी डीएनए में डिज़ायरेबल जीन को देख के उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को चेक करके तभी उतने डीएनए को हम कट करके हेल्प रिसीव करेंगे, तब जाके हम किसी वेक्टर के साथ उसको ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन जब हम करेंगे तो जो हमारा डीएनए बनेगा वो रिकॉम्बिनेंट बने। रिकॉम्बिनेंट दोबारा किसी डीएनए की फ्रैगमेंट को आपस में जोड़ के हमने एक डीएनए बनाया। तो दैट टाइप ऑफ डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, देन इसके बाद आता है कि आपका जो एलियन डीएनए को हमने क्या करा, हमने ये किया कि जो दूसरा फॉरेन वेक्टर डीएनए था उसके साथ उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके साथ मिला दिया। तो उन्होंने क्या करा, अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने क्या किया, मैंने ये मैंने एक ह्यूमन बीइंग का डीएनए यहाँ से लिया क्योंकि इसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर है। ये मैंने एक ह्यूमन बीइंग का डीएनए, ये मैंने क्या लिया, एक वेक्टर का डीएनए, ये फॉरेन डीएनए, ये आपका वेक्टर डीएनए।
ह्यूमन बीइंग का इसीलिए लिया है कि उसके इंपॉर्टेंट जीन से मुझे इंसुलिन के प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने हैं। वेक्टर डीएनए में मैंने प्लाज्मिड को इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो नंबर ऑफ कॉपीज विद इन 20 मिनट्स में ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। क्यों रखता है वो रीज़न मैं अभी बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने दोनों को डीएनए को कंबाइन करके बनाया क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं किसी एक बैक्टीरिया, किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को चूज़ करूँगी कि ये मैं इस बैक्टीरिया को इसके अंदर इंसर्ट कर दूँ, जिससे कि ये ई कोलाई जो हमारा यहाँ पर जो हम बैक्टीरिया चूज़ करेंगे, इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। ई कोलाई मतलब फुल फॉर्म है एस्केरी कोलाई। तो एस्केरी कोलाई मैंने ऐसा बैक्टीरिया यूज़ किया है कि मैं चाहती हूँ कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इस बैक्टीरिया के अंदर मैं क्या कर दूँ, इंसर्ट कर दूँ। तो अब जो ये बैक्टीरिया होगा ई कोलाई, इसके पास अपना खुद का भी तो डीएनए होगा, बिकॉज हर एक सेल के पास अपना अपना डीएनए होता है। तो इस बैक्टीरिया के पास भी अपना डीएनए होगा। साथ साथ ई कोलाई का बैक्टीरिया जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया था, मैंने ई कोलाई के अंदर इंसर्ट कर लिया। अब जो ई कोलाई है आगे रिप्रोडक्शन करेगी। ओके सर, तो ई कोलाई क्या करेगी, अपना आगे रिप्रोडक्शन करेगी। तो क्या करेगी, रिप्रोडक्शन कैसे करेगी, यहाँ पर दो एक ई कोलाई है, यहाँ पर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये आपका फ्री डीएनए उसका ई कोलाई का ऑलरेडी जो प्रेजेंट था। इसने रिप्रोड्यूस किया, अपने जैसे दो क्या बना दिए, ई कोलाई फॉर्म कर दिए। तो मतलब क्या हुआ, हमने डिज़ायरेबल जीन वाला जो कैरेक्टर था उसको हमने वेक्टर डीएनए के साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के मैंने एक बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। तो अब ये बैक्टीरिया आगे अपनी प्रोजेनी में जब रिप्रोड्यूस करेगा तो यही जीन वाला कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग जो होंगे, उसकी जो आगे वाली प्रोजेनी जो होगी उसके अंदर भी ये कैरेक्टर डेवलप होंगे। तो आगे जो प्रोजेनी जो उसके दो डॉटर सेल्स फॉर्म्ड हुई हैं उनके अंदर भी ये कैरेक्टर अब इंसर्ट हो गया है। किसकी हेल्प से हुआ है, हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यहाँ पर यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने इस तरीके का यूज़ किया, तो ये पूरे चैप्टर में हमने ये स्टडी करना है कि कैसे हमने यहाँ पर डीएनए को कंबाइन किया, वेक्टर और फॉरेन डीएनए को, फिर कैसे हमने किसी बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया, फिर उस बैक्टीरिया ने किस तरीके से आगे अपना प्रोसेस को कंटिन्यू किया। ओके, तो इसके बाद आपका आता है यहाँ पर लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंटेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सबसे पहला जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो हमारा कौन सा है, यहाँ पर हमने क्या किया था, प्लाज्मिड को लिया। तो प्लाज्मिड के अंदर क्या है, आपका ऐसा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है कि वो क्या करता है अपने आप को, अगर कोई एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटी मतलब अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन्स लिविंग। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं, कोई भी सैल्मोनेला टाइफाई आता है तो मुझे टाइफाइड फीवर करा देता है। ठीक है, न्यूमोनिया आ रहा है तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ही वायरस हमें रिस्पॉन्सिबल है मेरे डिजीज़ को स्प्रेड आउट करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ ऐसी एंटीबायोटिक का यूज़ करूँ कि इस तरीके के माइक्रो मेरी बॉडी में अपनी ग्रोथ कर ही ना पाए, तो मैं किसी भी तरीके का फीवर को फेस ना कर पाऊँ। तो एंटीबायोटिक वो होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी माइक्रोब्स की ग्रोथ के अगेंस्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या होंगे, आपके माइक्रोब्स की ग्रोथ को रिटार्ड कर देंगे, उन्हें किल कर देंगे, तो वो माइक्रो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी बीमारी को फैलाने के लिए अपनी इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखेगा, तो वो एंटीबायोटिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो नेटिव प्लाज्मिड, नेटिव मतलब जो ऑलरेडी नेचर में प्लाज्मिड ऑटोमेटिक बना हुआ है, हमने खुद नहीं बनाया है, प्लाज्मिड खुद ही था। तो ये जो नेटिव प्लाज्मिड मैंने यूज़ किया, तो यहाँ पर नेट प्लाज्मिड क्यों यूज़ किया है, बिकॉज इस प्लाज्मिड के जीन्स में ऐसा जीन है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की कैपेसिटी रखता है। इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी चीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को, रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपने आप को बचा के रखना, रेजिस्ट करना, प्रोटेक्ट करना। ओके, तो प्लाज्मिड हमने यहाँ यूज़ किया। प्लाज्मिड क्या है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए है के लिए हमने प्लाज्मिड को यूज़ किया था। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए मैंने जो यहाँ वेक्टर यूज़ किया था वो कौन सा हमारा प्लाज्मिड है। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड एक ऐसा ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए है जिसके पास अपना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटीरियल प्रेजेंट है। मतलब कि अगर मैं इस वर्ड को एक्सप्लेन करूँ, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो ऑटोनोमसली का मतलब है सेल्फ, और रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है अपने आप वो खुद अपने नंबर ऑफ कॉपी इतनी ज़्यादा बना लेता है कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि नंबर ऑफ कॉपी बनाने के लिए किसी की हेल्प चाहिए। तो प्लाज्मिड के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को इतने नंबर ऑफ कॉपीज़ अपने 20 मिनट्स में रिप्रोड्यूस करके इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज़ बना लेता है कि वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट्स को बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इसीलिए तो हमने यहाँ पर प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज़ किया है कि मैंने किसी ह्यूमन बीइंग का इंसुलिन लिया, तो वो इंसुलिन मैं क्या चाहती हूँ कि मैं उस इंसुलिन के उसके डीएनए से निकाल के जीन को मैं उसके डीएनए को किसी ऐसे वेक्टर डीएनए के साथ कंबाइन कर दूँ कि जो ये मेरा काम फटाफट एक दिन में पूरा कर दे। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर प्लाज्मिड वेक्टर को यहाँ पर चूज़ किया है, इसीलिए चूज़ किया है कि जिसकी वजह से वो मेरा ये ह्यूमन इंसुलिन वाला जो प्रोडक्ट मुझे बनाना था, तो मैंने प्लाज्मिड के साथ आपके इसको डीएनए के दोनों के डीएनए को कंबाइन करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। तो प्लाज्मिड को क्यों यूज़ किया अगर क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसीलिए क्योंकि एक प्लाज्मिड एक ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग अपने आप खुद सेवरल कॉपीज़ बना लेता है, सेवरल नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ साथ इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, इसके पास अपने पास क्या होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटीरियल प्रेजेंट होता है अपने डीएनए के साथ साथ। तो ये प्लाज्मिड हमने किस में से ऑब्जर्व किया था, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में। ओके ना, इसके बाद आता है आपका स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयड, जिसके बारे में मैंने इस चैप्टर के इंट्रोड्यूस किया था। तो 1972 में इन्होंने क्या किया, एक आइसोलेट किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। कैसे किया इन्होंने, कैसे आइसोलेट किया, आइसोलेट का मतलब कैसे इन्होंने सेपरेट किया। तो इन्होंने किस में से सेपरेट किया था, इन्होंने प्लाज्मिड के डीएनए को कट किया। किसके डीएनए को कट किया, प्लाज्मिड के डीएनए को कट किया। क्यों कट किया, बिकॉज प्लाज्मिड के डीएनए में ऐसा जीन है, कैसा जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो मैंने क्या किया, उसके डीएनए को कट करने के लिए हम अब किसी भी डीएनए को क्या मैं ऐसे ही कट कर दूंगी, तो मैं यहाँ पर कट करने के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को सेलेक्ट करूंगी। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या होता है, डीएनए को हमारा ये इस तरीके का डीएनए है, तो मेरा यहाँ पर अपना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, जस्ट ठीक है। तो मैं पूरा डीएनए थोड़ा किसी ऑर्गेनिज्म का लेके दूसरे ऑर्गेनिज्म के वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करूँगी, नहीं ना, पूरा तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डीएनए तो हमारी पूरी बॉडी में ओवरऑल प्रेजेंट है, आपके हेयर में प्रेजेंट है, आपके नेल्स में प्रेजेंट है, आपकी स्किन तक में प्रेजेंट है ना, आपके हर एक सेल के अंदर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, तो यहाँ मैं डीएनए जो कट करूँगी, पहले डीएनए मैंने सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट मैं क्यों करूँगी, मैंने इतना पोजीशन डीएनए का सेलेक्ट किया कि मेरे इस डीएनए के अंदर मेरा वह जीन है जो मुझे जीन चाहिए डिज़ायरेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर डीएनए के ये जो जीन है ये मेरा डिज़ायरेबल कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, तो मैं उसके डीएनए को उसी डिज़ायरेबल जीन के अकॉर्डिंग उतने डीएनए को ही कट करूँगी। तो डीएनए को जो यहाँ पर कट करेंगे हम, एक स्पेसिफिक लोकेशन होगी, तो ये जो स्पेसिफिक लोकेशन होगी इसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं सीजर, अब हम किसी चीज़ को काटेंगे तो काटने के लिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो यहाँ पर जो मैं सीजर का यूज़ करूँगी उसको मैं मॉलिक्यूलर सीजर बोलूँगी। तो मॉलिक्यूलर सीजर को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सीजर भी बोल सकते हैं। वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने क्यों बोला कि डीएनए का जो सीक्वेंस था उसकी हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक लोकेशन को सेलेक्ट किया है। तो स्पेसिफिक लोकेशन में क्या होगा, इस लोकेशन के अंदर हमारा क्या होगा, ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट है कि बाय चांस कि हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, अगर मैंने किसी बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दिया, जैसे मैंने ई कोलाई को एक्सप्लेन किया, ई कोलाई के अंदर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया डीएनए, तो माना क्या माना, तो माना कि ये मेरा ई कोलाई बैक्टीरिया है, जस्ट वेट, ये मेरा ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई का अपना सेल्फ डीएनए है। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर कौन सा डाला है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है। ये कौन सा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसे मैं शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम इसे आरडीएनए बोलते हैं, ठीक है। तो आरडीएनए को कैसे लिखूंगी मैं, ऐसे यहाँ पर आर, ओके, तो आर डीएनए को यहाँ पर कैसे लिखेंगे, स्मॉल आर डीएनए। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये मैंने किसके अंदर इंसर्ट किया है, ई कोलाई के अंदर, और ये क्या ई कोलाई का अपना खुद का डीएनए है।
ओके। अब आता है कि माना कि कोई बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक ऐसा वायरस है जो क्या करता है, किसी बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है, उसको किल कर देता है। तो बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है, बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया और फेज मीन्स टू ईट, मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को ईट करता है, उसका नाम क्या रखा है यहाँ पर? बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है वो जो क्या करेगा, जो हमारा ई कोलाई था जिसके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाला था, उस वो क्या करेगा, ये हमारे डीएनए को इफेक्ट करेगा, उसको क्या करेगा, इंसर्ट करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पर बनाया था, उसके पास ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है कि वो इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को, इसका जो अटैक हो रहा है ई कोलाई के ऊपर, उस अटैक को होने ही नहीं देगा। उस अटैक को क्या कर लेगा, रोक लेगा, प्रिवेंट कर लेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो बैक्टीरिया है, ये आगे आपका इसको इफेक्ट करने ही नहीं देगा, किसको, ई कोलाई को। तो यहाँ पर क्यों, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, उसके पास क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन मतलब जो किसी चीज़ की, किसी की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर दे, रोक दे। ठीक है, तो ऐसा एंजाइम किसके पास है, हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास है। तो जो हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, तो ये क्या करेगा, बैक्टीरियोफेज वायरस जो अगर हमारा ई कोलाई को बाहर से इफेक्ट करता भी है, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, डुशुम डुशुम इस बैक्टीरियोफेज को मार देगा। क्यों मार देगा, बिकॉज उसके पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर है। ओके, क्लियर हुआ। अब आता है कि यहाँ पर हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर सीजर को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। हमने कट कर दिया पीस ऑफ डीएनए को। ओके, तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से हमने जो डीएनए था, क्या आपका जो फॉरेन डीएनए था, उसको हमने कट कर लिया मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से, उसके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, जो उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कंटेन कर रहा है। ओके, तो ये मैंने डीएनए को ले लिया, आपका रिसीव कर लिया। अब दूसरा क्या है, द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। तो जो मैंने कट किया है डीएनए का पीस, अब मैं उसको क्या करूँगी, प्लाज्मिड के डीएनए से जोड़ दूंगी, लिंक्ड कर दूंगी। तो अब जो यहाँ प्लाज्मिड डीएनए वो क्या है, एक वेक्टर है। ठीक है, अब वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या है, एक्ट एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। तो ये क्या है, आपका प्लाज्मिड डीएनए एज अ वेक्टर है, जो क्या करेगा, इस डीएनए को के साथ जुड़कर आगे किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्पफुल होगा। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि मॉस्किटो क्या है, एक इंसेक्ट वेक्टर है। इंसेक्ट वेक्टर किसके लिए है, मलेरियल डिजीज़ के लिए। आपका जो मलेरिया डिजीज़ जो स्प्रेड आउट होती है, वो किसकी वजह से होती है, आपके फीमेल एनीफिलो मॉस्किटो होता है, उसके थ्रू ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पर जो मॉस्किटो है वो एक तरीके से बैक्टीरिया है, जो ये मेरा काम इस मलेरिया डिजीज़ को स्प्रेड करने के लिए हेल्पफुल है, मददगार है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब माना कि जो प्लाज्मोडियम होते हैं हमारे, एग्जाम्पल देखिए, प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम आपके होते हैं मल्टी सेलुलर फिजन करते हैं, मल्टीपल फिजन करते हैं आपके प्लाज्मोडियम। तो ये प्लाज्मोडियम हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पर भी आपका स्टेगनेंट वाटर होता है, रुका हुआ पानी होता है। तो ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, ये मलेरिया डिजीज़ को स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब ये प्लाज्मोडियम क्या है, अब ऐसा तो नहीं मैं कूलर का पानी में स्टेगनेंट वाटर है किसी, या पॉन्ड में रुका हुआ पानी, तो मैं उसको पीऊँगी, हमें दिख रहा है गंदा है, बट इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में कैसे ये एंटर करेगा प्लाज्मोडियम। तो ये क्या करेगा, एक आपका, अगर मॉस्किटो क्या होता है, आपके जो मॉस्किटो होते हैं वो स्टेगनेंट वाटर पे बैठते हैं, सरवाइव करते हैं वहाँ पर। तो वो क्या करेंगे, जब मॉस्किटोज़ के ऊपर आपके बैठेंगे, तो जब उसके मॉस्किटोज़ के ऊपर आके बैठेंगे, तो ये प्लाज्मोडियम उन मॉस्किटो के गट्स में एंटर हो जाएंगे। अब यही मॉस्किटो किसी ह्यूमन बीइंग को कट करेंगे, काटेंगे, तो ये क्या करेगा, ये प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के थ्रू, मॉस्किटो वेक्टर के थ्रू प्लाज्मोडियम किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो ह्यूमन बीइंग क्या हो गया, यहाँ पर एक होस्ट हो गया, मच्छर कौन हो गया, आपका वेक्टर हो गया, और प्लाज्मोडियम क्या हो गया, एक फॉरेन डीएनए हो गया। तो फॉरेन हो गया आपका फॉरेन डीएनए। तो फॉरेन डीएनए ने क्या करा, इसको किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर जाना है प्लाज्मोडियम, तो इन्होंने किसका लिया सहारा, एक वेक्टर का सहारा लिया। तो एक मच्छर का सहारा लिया, उस मच्छर के थ्रू वो मलेरियल पैरासाइट जो था प्लाज्मोडियम था, वो ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर हो गया, और उसने क्या करा, मलेरियल फीवर को उस ह्यूमन बीइंग के अंदर स्प्रेड आउट कर दिया।
ओके, तो अब समझ आया कौन क्या है। तो वेक्टर कौन है, ये जो पूरे प्रोसेस को कराने के लिए हमने बीच में मीडिएटर यूज़ किया है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग क्या है, हमारा यहाँ पर होस्ट है जिसके अंदर ये पूरा डीएनए इंट्रोड्यूस हमने किया है। ओके, तो अब इन्होंने यहाँ पर ये इतना पैराग्राफ समझा, यू प्रोबेबली यहाँ पर ये वाला। ओके, तो इन दिस सेम वे प्लाज्मिड कैन बी यूज एज अ वैक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो प्लाज्मिड एक एज अ वैक्टर हम यूज़ करते हैं किसके, कि हम जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है उसको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें। तो हम कैसे करेंगे, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक the linking of antibiotic resistant gene with the plasmid vector become possible with the DNA enzyme DNA ligase। अब इन्होंने ये बोला कि जो हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए था, मैंने वेक्टर के डीएनए से मुझे जोड़ना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए हम किसी चीज़ को आपस में जोड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं, फेविकोल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो एक एंजाइम है जो फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को आपस में जोड़ने का काम करेगा, उस एंजाइम को हम, उस फेविकोल को हम यहाँ डीएनए लाइगेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, डीएनए लाइगेज, ये वाला। ओके, तो डीएनए लाइगेज की हेल्प से हम फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को आपस में उनके स्टिकी एंड्स को, इनके जो डीएनए के दोनों एंड होंगे आपस में उनको कनेक्ट कर देंगे। किसकी हेल्प से, डीएनए लाइगेज की हेल्प से। तो ये क्या हो जाएगा, दिस मेक अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए। तो इससे हमने क्या बना लिया, एक न्यू कॉम्बिनेशन बना लिया, अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, जो कैसा है आपका, खुद रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी को रखता है। कहाँ पर बनाया मैंने, लेबोरेटरी के अंदर बनाया, तो इसलिए मैंने इसको कहा इन विट्रो। इन विट्रो मतलब क्रिएटेड इन विट्रो मतलब इन लेबोरेटरी में के अंदर मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यहाँ फॉर्म कर दिया। अब आता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मिनट, तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं किस में ट्रांसफ़र कर दूंगी, आपके होस्ट के अंदर। अब यहाँ होस्ट कौन है, यहाँ पर हमारा जो होस्ट है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई, जो अभी तक मैं बताती हुई आ रही हूँ अभी तक। तो ई कोलाई के अंदर मैंने इस बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर दिया, जो किसकी तरह है, बिल्कुल सैल्मोनेला टाइफेरियम की तरह है। ओके, तो इन्होंने क्या किया, डीएनए को होस्ट के अंदर क्या कर दिया, रेप्लिकेट कर दिया, और क्या करा, उस होस्ट के अंदर नंबर ऑफ कॉपीज़ को बना दिया। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ कॉपीज़ होंगी, इन सब में क्या है, ऐसी एबिलिटी है इन सब कॉपीज़ के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, सब ई कोलाई की जितनी भी आगे की प्रोजेनी, जब वो ई कोलाई आपका क्लोनिंग करेगा, आपस में कॉपी करेगा, रेप्लिकेट करेगा, तो जितने भी ई कोलाई फॉर्म्ड होंगे आपके मल्टीपल कॉपी, उनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एंटर हो गया है। जो हमने क्या किया था, किसी ऑर्गेनिज्म से लेकर वेक्टर के साथ कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के हमने ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया था। तो अब ई कोलाई के अंदर क्या हुआ, आपका मल्टीपल कॉपी बन गई। तो मल्टीपल कॉपी किसके अंदर डेवलप हो गई, ई कोलाई के अंदर, जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो यहाँ पर ये मैंने पूरा चैप्टर का आपको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ा लॉन्ग हो गया, डीपली हो गया, शॉर्ट नहीं कह सकते, बट फिर भी आपको समझ आना चाहिए। तो नेक्स्ट आपका जो आता है लास्ट आपका है इस पार्ट 1 का जो टॉपिक है, इसमें आता है कि व्हाट आर द 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइज होता है। तो हम जो जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म हम बना रहे हैं, तो यहाँ 3 स्टेप का यूज़ करेंगे, किसी को मॉडिफाई करके, उसके जीन्स को मॉडिफाई करके हम ऐसा ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, ऐसा होस्ट के अंदर होस्ट बना रहे, जो क्या करेगा, अपना जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर को कैरी करके लेके आया है, जो मुझे चाहिए कैरेक्टर मैंने उस होस्ट के अंदर डाल दिया है। अब वो क्या है, एक ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बन चुका है जो हमारे डिज़ायर, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को बनाएगा। तो क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिज़ायरेबल जी। हमने सबसे पहले क्या किया, आइडेंटिफाई किया डिज़ायरेबल डीएनए, आइडेंटिफाई किसको किया, डीएनए को, जिसके पास डिज़ायरेबल जीन्स थे। क्या थे, डिज़ायरेबल जीन थे। ओके, तो इस डिज़ायरेबल जीन में हमने क्या करा, मैंने बताया था कि मैंने किसी ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन इंसुलिन वाला जीन ले लिया, उसके डीएनए को ले लिया, उस डीएनए के अंदर देखा कि जो जीन्स है वो ह्यूमन इंसुलिन को कैरी करते हैं। तो मैंने क्या किया, अपनी डिज़ायर से उसके जीन को सेलेक्ट किया,
पहचाना, देखा, आइडेंटिफाई किया कि उसके डीएनए के अंदर कौन सा ऐसा जीन है जो ह्यूमन इंसुलिन को कैरी करता है। तो हमने डिज़ायरेबल कैरेक्टर ले लिया। अब उस डिज़ायरेबल कैरेक्टर को मैं क्या करूँगी, आपका जो वेक्टर डीएनए होगा उसके हेल्प से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना के आपका उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दूंगी। तो ये आपका सेकेंड स्टेप हो जाएगा। अब उस होस्ट को हम थर्ड स्टेप में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट। तो होस्ट के अंदर जो मैंने डीएनए इंट्रोड्यूस किया है उसको मैं मेंटेन करूंगी एंड देन उसके बाद हम ट्रांसफ़र कर देंगे। उसका जो डीएनए होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उसकी प्रोजेनी में। प्रोजेनी मतलब उसके आने वाली जेनरेशन में। तो ये होस्ट आगे रिप्रोडक्शन करेगा। तो ये डीएनए जो था आगे, ये जो कैरेक्टर था वो उसका होस्ट ऑर्गेन में इस डीएनए के इस कैरेक्टर को कैरी करके लेके जाएगा और अपने आगे वाली प्रोजेनी, अपने आने वाली जनरेशन को भी ये कैरेक्टर मुफ्त दान में प्रोवाइड कर देगा। तो ये हमने 3 स्टेप्स को फॉलो किया है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, सेकेंड इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, नाउ थर्ड इज मेंटेनेंस ऑफ डीएनए किसके अंदर, इन द होस्ट, एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। तो ये यहाँ पर था आपका पूरा चैप्टर के अंदर हमें जो पढ़ना है। अब आता है मेन चीज़ की पार्ट सेकंड के वीडियो के पार्ट सेकंड में हम यहाँ स्टडी करेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हम बना रहे हैं तो उसके लिए हम कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से औजार का यहाँ यूज़ करेंगे, की टूल्स यूज़ करेंगे जो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेडी करके दे। तो हमने यहाँ तो अभी शॉर्ट में ये पढ़ा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, बैक्टीरिया के इंसर्ट कर दिया, बट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना कैसे। तो नेक्स्ट पार्ट का जो पार्ट सेकंड जो वीडियो होगा उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसके लिए हमें क्या क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी एंड कैसे कैसे उन टूल्स का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो पार्ट सेकंड के लिए आप वेट कीजिए, पार्ट सेकंड हम जल्दी से मैं अपलोड कर दूँगी। ओके, गुड बाय।